हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी अलवर की है। और अलवर की ये कहानी है। इसमें क्या होता है कि एक परिवार है। परिवार में पति पत्नी और 3 बच्चे हैं। और जिसमें जो संतोष शर्मा है वो महिला का नाम है। और जो उनके पति और 4 बच्चे हैं, वो ये कहानी जो उनकी शादी हुई थी 1999 में बनवारी जी के साथ में कर दी जाती है। संतोष शर्मा की शादी 1999 में जो बनवारी जी हैं उनके साथ कर दी जाती है। जो उनके पति थे वो सुपरवाइज़र थे और ठीक ठाक पैसा कमा लेते थे और अपने घर का भरण पोषण कर रहे थे। परिवार अच्छी खुशी से चल रहा था और उसमें उनके खुशहाली पूर्वक चलते चलते उनके 3 बच्चे भी होते हैं। और 3 बच्चों में उनके 2 बेटे और 1 बेटी होती है। और इसके बाद में जो पत्नी थी उसको शुरू से ही जो सपने देखती थी वो आसमान को छूने के देखती है कि मुझे लग्ज़री लाइफ जीनी है और मुझे बहुत अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सपने तो हर लड़की के होते हैं, लेकिन जैसे शादी के बाद में माहौल मिलता है वो वैसे ही एडजस्ट करती चली जाती है। क्योंकि अगर हमारी चादर छोटी होगी और पैर हम ज़्यादा फैलाएंगे तो हमेशा परेशान ही रहेंगे। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। लग्जरी लाइफ के सपने देखने वाली, क्योंकि वो जो जिस कॉलोनी में रहती है वहाँ की जितनी भी महिलाएं थीं वो सारी खूब पैसे वाली होती हैं, किट्टी पार्टी करती हैं, घूमने जाती हैं और शॉपिंग करती हैं। लेकिन जो सुपरवाइज़र थे वो इतना नहीं कमा पाते थे कि हर महीने बच्चों को घुमाएं, शॉपिंग कराएं या होटल में उन्हें खाना खिलाएं। जो ज़रूरत की उनकी चीज़ें होती थी वो उन्हें प्रोवाइड करा देते थे। इसी बीच जो उनकी पत्नी थी, शादी से पहले उन्होंने कमांडो की ट्रेनिंग ली थी। तो वो अपने पति से कहती हैं कि तुम्हारे अकेले की कमाई में तो बच्चे पलने मुश्किल हो रहे हैं, एक काम करते हैं कि क्यों ना मैं भी स्कूल ज्वाइन कर लूँ। और ताइक्वांडो की मेरे को आता है तो मैं वहाँ जाकर इसी की पोस्ट पर काम करने लग जाऊँगी। गेम्स के टीचर्स जो होते हैं ये फिर भी सही सैलरी इन्हें मिल जाती है और वो एक स्कूल में जाती हैं और जाने के बाद में उन्हें ताइक्वांडो की पोस्ट पर तैनात कर दिया जाता है। जो उनका बड़ा बेटा होता है वो 17 साल का था और बाकी सब बच्चे उस बच्चे से छोटे होते हैं। तो महिला की उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच में होती है। शौक़ उसके बेइंतहा थे, शौक़ इतने बड़े, ख्वाब इतने ऊँचे, लेकिन इन पे जितना पैसा था उसमें वो संतुष्ट होने वाली महिलाओं में से नहीं थी। तो स्कूल की तरफ से एक दिन उसको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। स्कूल वाले कहते हैं कि आप ट्रेनिंग पर जाइए, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है और वो उसको उदयपुर जाना होता है। जब वो उदयपुर ट्रेनिंग पर पहुंचती है तो वहाँ उसे पीटी हनुमान जाट से मुलाकात उसकी होती है। और जो पीटी हनुमान जाट होता है वहाँ पर उनकी दोनों की बातें होती हैं और बातें जब होते होते उन्हें काफ़ी देर हो जाती है। तो वो कहता है कि आज हम खाना यहाँ पर नहीं खाएंगे ट्रेनिंग में, स्कूल में, एक काम करते हैं आज बाहर चलते हैं। बस क्या था कि वो संतोष शर्मा को बाहर घुमाने ले जाता है और एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में उसको खाना खिलवाता है। खिलवाने के बाद वापस आता है और बताता है कि मैं रेंट पर रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे जॉब के सिलसिले में रहना पड़ता है। तो तुम चाहो तो मेरे से कभी भी मिल सकती हो और फ़ोन भी मुझे कर सकती हो। बातों ही बातों में दोनों के फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं और जो हनुमान जाट हैं वो अपने स्कूल चले जाते हैं, अपने घर। और इसके बाद संतोष जो है वो भी फ़ोन नंबर वापस लेकर अपने घर आ जाती हैं। और इसके बाद में संतोष को लगता था कि उसकी ज़िंदगी अब शायद और अच्छी चलने लगेगी, क्योंकि एक अच्छा लड़का मेरे जीवन में आ चुका है। लड़का उससे उम्र में काफ़ी छोटा था और संतोष की उम्र लगभग 40 से 45 साल होती है। इसी बीच वो घर में बात कर रही थी, तो जब उसका 17 साल का जो बेटा होता है वो सुन लेता है और सुनने के बाद में कहता है, मम्मी आप ये किस हनुमान जाट से बात करती हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। आप एक काम करो कि मैं पापा से बता दूंगा अगर आप दोबारा कॉल करेंगी। तो इसी बीच चलते चलते होता क्या है कि फिर वो माँ उसकी कहती है, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड हैं और ऐसी कोई आगे बात नहीं है। लेकिन फिर वो नेक्स्ट डे बात करती है तो बाद में उसे फिर से पता चल जाता है कि ये जो हनुमान जाट है उसके साथ में मम्मी फिर से बातें कर रही हैं। तो वो अपने पिता को बता देता है। पिता भी इस बात पर बहुत नाराज़ होते हैं, बहुत कहासुनी दोनों के बीच में होती है। अब कुछ दिनों में ही उन दोनों की लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। घर में जो माहौल इतना अच्छा था वो माहौल भी ख़राब होने लग जाता है। अब इसी के बीच में क्या होता है कि वो सोचती है, हनुमान जाट से कहती है कि ऐसे तो नहीं चलेगा, ये परिवार वाले तो मुझे मिलने नहीं देंगे। तो एक दिन वो ट्रेनिंग के बहाने तीन दिन के लिए उसके साथ में फिर से चली जाती है
और उसके बाद में फिर वो आती है, कहती है मैं स्कूल की तरफ से ट्रेनिंग पर गई थी और वहाँ से ही आ रही हूँ। 3-3 दिन 4-4 दिन के लिए वो ट्रेनिंग का बहाना करके अपने उस हनुमान जाट से मिलती रहती है और उसी के साथ में घूमना फिरना, और मतलब जो उनके संबंध थे वो बहुत ज़्यादा अंदर तक पहुँच चुके थे। तो पति के लाख समझाने पर, बेटे के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानती। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं इन्हें तीनों को रास्ते से, मतलब पति और बेटे को रास्ते से हटा दूंगी, तो जो प्रॉपर्टी इनके नाम पर करोड़ों की आ रही है जो बाद में मुझे मिलेगी, उसे क्यों नहीं पहले मैं ले लूँ। ऐसा उसका साथ दिमाग चलता है, जिसमें हनुमान जाट उसका साथ देता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि एक इंसान का मर्डर करना है, उसके आगे पीछे तो ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर आकर रहता है और परिवार उसका कहीं गाँव में रहता है। ऐसा सोचकर वो लगभग 1 साल पहले से ही प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। जो हनुमान जाट होता है वह कई सिम खरीद लेता है और ऑनलाइन एक चाकू और एक जो जानवरों को काटने वाला दाव होता है उसे वो ऑनलाइन ऑर्डर करके वहाँ से बाहर से मंगा लेते हैं। मंगाने के बाद में जब प्लानिंग लगभग 1 साल से चल रही थी, तो वो घर में आकर संतोष इस तरह से दिखावा करने लग जाती है जैसे कि अब उसने सब कुछ उसके साथ बात करना छोड़ दिया है और बच्चों के बीच में भी वो घुल मिलकर रहने लगती है। किसी को बिल्कुल भी शक नहीं होता कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश संतोष शर्मा रच रही थी। जो बनवारी थे उनका काम था कमाने जाना और आकर अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करना, लेकिन उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो वो उसकी बहन उसके यहाँ पर आई हुई होती है और एक भतीजा भी उसके घर पर था। 3 बच्चे अपने और अपना पति, सब लोग घर में थे। तो वो कहती है कि आज मैं घर पे कुछ अच्छा बनाती हूँ, क्योंकि भतीजा भी आया हुआ है और बहन भी, तो आज खूब अच्छे से खुशी से हम लोग कुछ अच्छा खाने के लिए बनाते हैं। स्कूल से आती है, नॉर्मल अपना आने के बाद में पूड़ी बनाती है, सब्जी बनाती है और रायता बनाती है। तो वो सिल पर जो है चटनी पीस रही थी। चटनी में उसने पत्ते डाले हुए थे और उसके अंदर उसने ज़्यादा पावर में कुछ नींद की गोलियां थी, वो डाल के पीस रही थी। तो बहन आती है, बहन आकर कहती है कि दीदी तुम सिल पर क्या पीस रही हो। तो वो कहती है जा अपना काम कर, तुझे किसने कहा यहाँ आने के लिए, किचन में मैं खाना आज खुद बनाऊँगी, अकेले बनाऊँगी, और जा तू जाकर टीवी देख ले। और बहन भी वहाँ से चली जाती है। बहन के जाने के बाद में जो वो सिलबट्टे पर पीसती है उन गोलियों को और उसे रायते में मिला देती है। रायते में मिलाने के बाद में शाम को सब लोग खाना खाते हैं। घर के अंदर लगभग 6 से 7 कैंडिडेट थे और वो सब खाना खाते हैं, सब हिस्से में इक्वल ही आती है। जो उसका भतीजा था उसको तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो रायता पीने के लिए मना कर देता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज रायता नहीं पीऊँगा। तो एक कमरे में तो उसके पति और बड़ा बेटा सोया हुआ था और एक कमरे में भतीजा और अपने 2 बच्चे और खुद सोई हुई थी और एक कमरे में उसकी बहन सोई हुई थी। तो वो उनको तीनों को मतलब अपने हनुमान जाट को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद में दरवाज़ा कहती है मैंने खुला छोड़ दिया है और तुम लोग आ जाना। वो तीनों नकाब से अपना चेहरा ढकते हैं और तीनों अंदर एंटर कर जाते हैं। इशारे ही इशारे में वो उंगली करती है कि मेरे पति उधर हैं, और उधर जाने के बाद में वो उसके पति को जैसे ही गर्दन पर वो हथियार से वार करते हैं, तो उसकी जो खून की छींटें थीं वो उसके बेटे के चेहरे पर आकर पड़ती हैं। और जैसे ही बेटा, क्योंकि नशे की हालत में था, दवाइयाँ उसको दे दी गई थी रायते में मिलाकर, आँख खोलकर जैसे ही वो अपने हाथों को उठाकर अपने पिता की तरफ बचाने की कोशिश करता, उससे पहले ही वो उसके बेटे की गर्दन को भी काट देते हैं। वो एक शैतान भरी मतलब मुस्कान के साथ में पर्दे के पीछे खड़ी हुई मुस्कुराती रहती है कि लो अब इनका काम तमाम हो गया। फिर वो उन तीनों से कहती है कि अब तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हनुमान जाट 2 व्यक्तियों को लेकर और आया था। जैसे ही वो भाग रहे थे तो उनका पैर उनके एक बच्चे से टकरा जाता है, जिसकी आंखें खुल जाती हैं। जो भतीजा था उससे टकराता है क्योंकि उसने रायता नहीं पिया था। जब उसकी आंखें खुलती हैं और वो आंखें खोलकर जब देखता है, चिल्लाने की कोशिश करता है, तो तीनों के हाथ में हथियार था और उन तीनों बच्चों को भी गर्दन काट दी जाती है। लेकिन संतोष शर्मा के मुख से उफ तक नहीं निकलती कि बिना वजह अपना भतीजा और अपने दोनों बच्चों को भी वो मरवा देती है। इस तरह से 5 कत्ल हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद जब दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद में वो कमरे में से चीखती हुई, इस तरह से रोती हुई आती है, क्योंकि शैतानी दिमाग के अंदर मुस्कुराहट थी, सपने सजा रही थी कि अब मैं हनुमान जाट के साथ बहुत मज़े से रहूँगी और अच्छी लग्जरी ज़िंदगी मैं जीऊँगी, लग्जरी गाड़ियाँ मुझे मिलेंगी और मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगी।
बस रोती हुई बाहर निकलती है कि किसी ने मेरे बच्चों को मार दिया। रोती चीखती, सब लोगों को लगता है कि जिस तरह से ये वेदना है, वेदना में दिख रही है, पीड़ा में दिख रही है, तो सच में इसके बच्चों को किसी ने मार दिया। और आजकल की जो ऐसी घटनाएं चल रही हैं, इनके चलते सबका सब सीधा माँ पर ही जाता है। तो जब पुलिस आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, वो कहते हैं कि तुम्हें ही क्यों छोड़ दिया और तुम्हारी बहन को क्यों छोड़ दिया अगर इन सबको मार दिया। कहती है कि मैं अपनी बहन के पास सो रही थी, इसलिए उस रूम में कोई नहीं गया, इस 2 रूम में ही मार कर चले गए। जब वो देखते हैं तो हत्या का मामला भी नहीं था, क्योंकि घर से एक चम्मच भी गायब नहीं होती है। इस तरह से पुलिस फिर सिल की तरफ जाती है, तो वहाँ वो देखती है कि सिल पर कुछ इस तरह की स्मेल आ रही थी कि उसमें कुछ पीसा गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते और वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए उन्हें भेज कर चले जाते हैं। तो जो उनके पति थे, उन पर चाकुओं से इस तरह वार किया गया था कि जो दिल था वो बाहर निकल कर आ रहा था और उसमें चीथड़े मांस के निकल रहे थे। पूरी रात वो औरत बैठकर ये देखती रही कि खून की बूंदें कैसे टपक रही हैं, क्योंकि जिस बेड पर वो तीनों थे, उस बेड पर खून की बूंदें ऐसे टपक रही थी मानो कि कोई बाल्टी ही भर जाएगी। और वो उन पूरी रात बैठकर उसने उन निशानों को मिटाया, पोछे से उन सब चीज़ों को पूंछने की कोशिश कर रही थी, जो उनके पैरों के निशान थे, सब चीज़ों को वो पूछने की पूरी रात कोशिश करती रही। और सुबह उसने यूट्यूब पर ये वीडियो देखी कि रोने का बहाना कैसे किया जाता है, या क्या चीज़ हम आँखों में ऐसी लगा कर रो सकते हैं जिससे कि आंसू बंद ही ना हो। उसे पता था कि काफ़ी टाइम उसको रोना भी है। जब उसके बाद में पुलिस उसको, संतोष शर्मा को नहीं छेड़ती है, गली मोहल्ले की महिलाएं, रिश्तेदार सब घर पे आने जाने शुरू हो जाते हैं। इसी बीच पुलिस उसका फ़ोन लेती है और फ़ोन की पूरी डिटेल्स को कॉपी कर लेती है। तो उसकी जिस फ़ोन से ज़्यादा बातें हुई हैं, जिस घंटे पर ज़्यादा बातें हुई हैं, उनमें वो हनुमान जाट का एक नंबर निकल कर आता है। हनुमान जाट भी फ़रार होता है, वो भी ट्रेनिंग पर चला गया था स्कूल की तरफ से। तो पुलिस वाले उसके घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद वो देखते हैं कि 3 जोड़ी कपड़े खून में सने हुए रखे थे और वो दोनों धारदार हथियार भी हनुमान जाट के कमरे से वो बरामद कर लेते हैं। इसके बाद औरत की तरफ पुलिस हाथ बढ़ाती है और पुलिस कहती है कि इसने ही अपने बच्चों को मारा है। तो वो जब कोर्ट में खड़ी होकर कहती है कि मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा और पुलिस वाले जबरन मेरे पर वो दबाव बना रहे हैं कि मैं ये एक्सेप्ट करूं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। लेकिन पुलिस वाले भी जानते थे कि महिला बहुत शातिर है। उसके बाद में वो सिल को जो धोकर लाते हैं, उसका उन्होंने सिल को जो धोकर भेजा था सैंपल, उसमें भी पता चल जाता है कि वो जहर था, स्लो पॉइज़न था उसके अंदर। और इसके बाद में फिर वो जो धारदार हथियार और 3 जोड़ी कपड़े होते हैं, वो उनको भी कोर्ट में दिखाते हैं। और हनुमान जाट और उन्हें पकड़ने के बाद इसी बीच में वो ऐसा भी करते हैं कि जो हनुमान जाट था और उसके दोनों मित्र थे, उन्हें भी वो पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद वो कहते हैं कि संतोष शर्मा ने तो पूरा बयान दे दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तो वो कहते हैं, लेकिन संतोष शर्मा की और उनकी ये बात हुई थी कि पुलिस कितना ही टॉर्चर क्यों ना करे, हमें टूटना नहीं है। तो वो लड़के कहते हैं कि जब संतोष शर्मा ही टूट गई तो अब हमें हम कैसे बच सकते हैं। तो वो सारा राज उगल देते हैं कि हमारा प्रेम प्रसंग लगभग 3-4 साल से चल रहा था और इसने ही कहा था कि मुझे मेरे पति की मृत्यु करवानी है, क्योंकि लग्जरी लाइफ मेरे साथ जीना चाहती थी और वो चाहती थी कि मैं वो हर शौक़ पूरे करूं, और 3-3 बच्चों के साथ तो वो पूरे होने वाले हैं नहीं। उसने ही ये प्लानिंग बनाई और हमने सिर्फ इस प्लानिंग को उसके हिसाब से पूरा किया। तीनों टूट जाते हैं और तीनों को पुलिस थाने में, कोर्ट में पेश किया जाता है। तो संतोष उनसे कहती है कि मैंने तो मना किया था कि टूटना ही नहीं है और तुम फिर भी टूट गए। तो वो कहते हैं कि तुमने ही तो सबसे पहले बताया था कि क्या क्या हमने किया है। वो कहती है कि मैंने नहीं बताया, क्योंकि पकड़े जा चुके थे, सारे सबूत पुलिस के सामने थे और इसके बाद में उन्हें किसी को फांसी की सज़ा तो नहीं होती है, लेकिन कई धाराएँ लगाकर उन्हें उम्र कैद की सज़ा चारों को दी जाती है। आजकल के बच्चे हो या बड़े, सभी बहुत ये चाहते हैं कि हम एकदम आसमान को छू लें, बिना मेहनत करे, बिना परिश्रम करे ही हमें सब कुछ मिल जाए। ऐसा तो कभी पॉसिबल हुआ है ना होगा। हमें कमाने के लिए एक सीढ़ी पर पैर रखकर ही हम ऊपर पहुंच सकते हैं, उसके लिए नीचे की पहली सीढ़ी से ही हमें चढ़ना होगा। अगर हम ये सोचें कि पहली सीढ़ी के बिना ही हम लास्ट सीढ़ी पर पहुँच जाएँ, तो ज़मीन पर इसी तरह गिरते हैं जैसे संतोष शर्मा गिरी थी। कहानी को सुनाकर मैं किसी को दुखी या परेशान नहीं करना चाहती, सिर्फ इतना है, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और जागरूक रहिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। चला दिए कुल।